And welcome to this video and welcome back to the channel Simplifying Science with Shilpa. So how are you all? I hope you all are doing good and you have enjoyed your Diwali festival. तो अब दिवाली के बाद थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी. इस टॉपिक के बारे में हमने देखा था एनर्जी क्या होती है. द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. हमने देखा था एनर्जी की यूनिट होती है 1 जूल्स. अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और उन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. एन ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. तो हमने ये सब देखा था कि एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर बिना एनर्जी के कोई भी मशीन भी वर्क नहीं कर सकती और ह्यूमन बींग्स एनिमल कोई भी वर्क नहीं कर सकता है. तो एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. So any object having capability to do work possess energy, and energies are of two types, kinetic energy and potential energy. तो आज हमें पढ़नी है forms of energy, kinetic energy and potential energy. So open your book and open this topic, forms of energy. This is the old book and page number is 149. So we have read about energy in the last video. So let's start with forms of energy. Luckily the world we live in provides energy in many different forms. And what is the ultimate source of energy? The sun. The various forms include mechanical energy. Mechanical energy is kinetic energy plus potential energy. Heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. But इस chapter में mainly हमें kinetic energy, potential energy and mechanical energy ही पढ़ना है. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक काइनेटिक एनर्जी. तो देखो मैंने आपको पहले वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. काइनेटिक एनर्जी का रीज़न क्या है? मोशन. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगी. जैसे कि ये बॉल रखी है यहाँ पे एंड इफ़ यू हिट दिस बॉल, ये एक बॉल रखी है एंड इफ़ यू हिट दिस बॉल द बॉल विल स्टार्ट मूविंग. द बॉल विल be displaced from its original position. Now this ball has motion. तो जिस भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. तो लेट्स रीड अबाउट काइनेटिक एनर्जी. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क फ्रॉम दिस पेज. काइनेटिक एनर्जी. A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. ये सब काम कर सकते हैं. देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, देखो इसमें भी एनर्जी वर्ड आ रहा है ना. एनर्जी होता है क्या? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क. अब एनर्जी का मतलब होता है जिसके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी है. तो काइनेटिक एनर्जी भी तो एक टाइप की एनर्जी है, और वो किस वजह से आई है? मोशन की वजह से. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें भी कैपेबिलिटी होती है काम करने की. अब देखो एक बुलेट है, अगर बुलेट रखी है सिंपली तो वो किसी को हिट नहीं कर सकती, लेकिन मूविंग बुलेट तो हिट कर सकती है ना किसी को भी. यानी कि उस मूविंग बुलेट में काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से उसमें भी कैपेबिलिटी है काम करने की. तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों में कैपेबिलिटी होती है काम करने की. काइनेटिक एनर्जी में मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी में हाइट की वजह से. तो इनमें भी कैपेबिलिटी होती है. फिर से रीड करो. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. क्यों? क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क. अब देखो कोई बॉल धीरे से हिट कर रहा है, कोई बॉल को बहुत तेज हिट कर रहा है. तो किस केस में ज़्यादा तेज किसी और को हिट होगी बॉल? जिसने ज़्यादा तेज बॉल को हिट किया, यानी कि जिसने ज़्यादा वेलोसिटी से बॉल को हिट किया है उस बॉल में ज़्यादा कैपेबिलिटी है काम करने की. तो इसका मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे. अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है मूविंग ऑब्जेक्ट की तो उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है काम करने की. मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क, रिलेटिवली मोर वर्क देन अ फास्ट स्लोअर. अ मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू मोर वर्क. हाउ डज द बुलेट पियर्स द टारगेट. अब देखो बुलेट भी तो करती है ना, एक टारगेट होता है उसको पियर्स, जो भी हिट करना होता है वो करते हैं. हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल. Objects in motion possess kinetic energy. Underline this point. Objects in motion possess kinetic energy. We call this energy as kinetic energy. A falling coconut, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, running athlete, etc. possess kinetic energy.
जो भी चीज़ आपको मोशन में लगी ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली भी अगर कोई भी चीज़ मोशन में है, जैसे फॉलिंग कोकोनट है तो ये भी तो मोशन में है ना, इसमें भी तो स्पीड है, तो इसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनीथिंग विच इज़ इन मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो वर्टिकली हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, क्योंकि हमने देखा अभी कि स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी हम एक फॉर्मूला देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है। एक चीज हमें पता चली कि वो स्पीड पे डिपेंड करती है। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी काम करने की। Now, how much energy is possessed by a moving body by virtue of its motion? By definition, we say that kinetic energy of a body moving with certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी मूव हो रही है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना। अगर हमें इस बॉल को हिट कर रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस बॉल को मोशन में लाने के लिए। तो जितना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे उतनी ज़्यादा ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यानी कि वर्क डन भी तो रिलेशन में हो गया काइनेटिक एनर्जी से। जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे इस बॉल को हिट करने में उतनी ज़्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब देखो m का मतलब होता है मास, m फॉर मास एंड v फॉर वेलोसिटी। तो देखो अब आपको इतनी तो बेसिक मैथ्स आती होगी कि काइनेटिक एनर्जी आपको मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रही है और वेलोसिटी के भी। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन होती है इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, क्योंकि यहाँ पे मास लिखा था, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। v² मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि स्पीड का स्क्वायर। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करेंगे, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक का मास है 5 ग्राम्स, एक का मास है 100 ग्राम्स, तो किस में ज़्यादा एनर्जी आएगी, जिसका मास ज़्यादा होगा। और अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और दूसरी बॉडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, जो बॉडी जिसके पास ज़्यादा वेलोसिटी यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड के पास। अब देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के यानी कि स्पीड के स्क्वायर से, यानी स्पीड से वो ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आप स्पीड थोड़ी भी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल इंक्रीज होगी, अगर आप मास इंक्रीज करोगे तब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वो। इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तभी हम बोलते हैं एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मोशन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब आपके सिलेबस में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। और एक चीज़ और क्या पढ़ी थी हमने कि वर्क डन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, इस जैसे ये बॉल है, इस बॉल को हिट करने में आप जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतनी ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वर्क डन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। एक तो हमने स्पीड देखा, एक हो गया मास, तो तीन चीज़ें रिलेट करनी है आपको काइनेटिक एनर्जी से, एक हो गया मास, एक स्पीड और एक वर्क डन। तो यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में 3 पॉइंट्स। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से आती है। एक बार हम अपनी बुक में रीड करते हैं, नेक्स्ट पेज खोलिए और एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला टॉपिक खोलिए पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं क्या है। ये 3 पॉइंट्स आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में नोट डाउन कर लो अपनी बुक के साइड में। फिर हम कंपेयर करेंगे काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है वर्क डन, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये वर्क एंड एनर्जी वाला।
Okay, so next is potential energy. Potential energy. अब देखो एक पॉइंट आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से आती है, लेकिन सिर्फ हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती. आपको दो चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में. पोटेंशियल एनर्जी में दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी है. एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो बहुत सारी चीजें ना आपको नाम से ही क्लियर हो जाएंगी. ग्रेविटेशनल, इलास्टिक. ग्रेविटेशनल से आप क्या समझते हो? ग्रेविटी का रोल है, और ग्रेविटी का रोल कहाँ आता है? हाइट पे आता है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड हो गई? हाइट से रिलेटेड हो गई. और इलास्टिक से आप क्या समझते हो? किसी चीज को स्ट्रेच करना. इलास्टिक वही होती है ना जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, और स्ट्रेच करने से क्या होता है? शेप चेंज होती है. तो ये क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन शेप. चेंज इन शेप. बस ये दो चीजें आप एक बार अपनी बुक में नोट डाउन करिए. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप. So two types of potential energy you have to study in this chapter: gravitational potential energy and elastic potential energy. All right, so let's start reading in your book. इसकी एक्टिविटीज पढ़ते हैं. देखो, टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड एंड पुल फ्रॉम द अदर. द बैंड स्ट्रेचेज. अगर आप किसी भी बैंड को स्ट्रेच करोगे एक एंड से तो वो स्ट्रेच हो जाएगा. द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. अगर आप उसको छोड़ दोगे तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. Obviously the band has acquired energy in stretched position. अब देखो कोई अगर स्ट्रेच बैंड है, आप उसको छोड़ते हो तो वो मूव करेगा ना. क्यों मूव किया? क्योंकि उसमें एनर्जी आई. एनर्जी क्यों आई? क्योंकि आपने उसको स्ट्रेच किया, उसकी शेप में चेंज आया. अगर ये इतना सा बैंड है, सपोज ये स्प्रिंग है, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये थोड़ी खुल जाएगी ना. और अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो ये किसी को लग सकती है, हिट कर सकती है ना. तो ये थोड़ी स्ट्रेच हो गई, अब इसकी शेप चेंज होगी. लेकिन अगर आप फिर से छोड़ोगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी. तो शेप चेंज होने की वजह से भी एनर्जी आई. कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड? नाउ नेक्स्ट इज टेक अ स्लिंकी एज शोन इन द फिगर. ये स्लिंकी होती है, जो स्प्रिंग होती है ना वो. आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन एंड ऑफ इट्स एंड, यू होल्ड द अदर एंड एंड मूव अवे फ्रॉम योर फ्रेंड. नाउ यू रिलीज स्लिंकी. एक तरफ से आपने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से आपके फ्रेंड ने पकड़ा हुआ है. अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे और फिर छोड़ दोगे, व्हाट विल हैपन? हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच? जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसमें एक एनर्जी आई. अब देखो क्यों आई एनर्जी, फिर से सोचो. आपने स्ट्रेच किया है, आपने उस पर वर्क डन किया है. हमने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके उसको स्ट्रेच किया है, तो हमने वर्क डन किया. और हमारा वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. जो हम वर्क डन करते हैं वो तीन चीज़ों में स्टोर हो सकता है. या तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, या वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, या फिर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. तो तीन चीज़ों में हमारा वर्क डन स्टोर हो सकता है, क्योंकि जिस भी चीज़ पे हम वर्क डन कर रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी को उसको दे रहे हैं. हम अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को गेन कर रहा है. Would the slinky acquire energy when it is compressed? Obviously, चाहे आप उसको स्ट्रेच करो या आप उसको कंप्रेस करो, दोनों ही केसेस में उसमें एनर्जी आएगी, क्योंकि हमने वर्क डन किया है. जब भी हम वर्क डन करेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट में वर्क डन गेन होगा, तो वो वर्क को गेन कर रहा है तो उसमें एनर्जी आएगी. टेक अ टॉय कार, विंड इट यूजिंग इट्स की, प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड, डिड इट मूव? फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी? क्योंकि हमने वर्क किया. वो चाबी नहीं होती जो हम घुमाते हैं. Does the energy acquired depend on the number of windings? How can you test this? Now next is, ये जो examples थे ना, ये वाले, ये सारे किसके examples हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के. क्यों? क्योंकि शेप में चेंज हुआ है. अगर आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो थोड़ा खुल जाएगी. अगर आप इसी स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करोगे तो वो ऐसे हो जाएगी. तो शेप चेंज होने से कौन सी एनर्जी आती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे. लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क. अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे रखा है, सपोज ये कोई ब्रिक है, अगर ये ब्रिक नीचे रखी है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी. लेकिन अगर इसकी ब्रिक को हम एक हाइट पे रखते हैं, 10 मीटर अबव हाइट पे रखते हैं, नाउ दिस ब्रिक पोजेस एनर्जी. एंड विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. Now how does this brick acquires energy? Because we are doing work on this brick. We are doing work.
हमने इस ब्रिक पे वर्क किया इसको उठाने में, तो जब ये ब्रिक अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गई तो ये किसी हाइट पे चली गई और इसमें कौन सी एनर्जी आई है, पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज ये ब्रिक नीचे रखी है, तो क्या ये ब्रिक किसी को हिट कर सकती है? नीचे रखी हुई ब्रिक तो नहीं कर सकती ना, दो ही केसेस में कर सकती है, या तो आप इसको मोशन में लेके आओगे या अगर आप किसी हाइट पर रखेगा। अगर ये ब्रिक ऊपर से गिरेगी तो ऑब्वियसली ये किसी को भी हिट कर सकती है क्योंकि इस ब्रिक में एनर्जी है।